नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी वेब सीरीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, नेट की वेब सीरीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करूँगा कि वो आपको पसंद आएगी। फ़िलहाल दोस्तों बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, तो जो हमारी बुक जो आपने मार्केट से ख़रीदी थी उस बुक का जो कुछ एक डिस्क्रिप्शन है वो आज आपके समक्ष मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बुक में बहुत सारी चीज़ें, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका ऑपरेशनल आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप जहाँ 5 यूनिट पढ़ रहे हैं, 5 यूनिट जो हमारी बुक में दी हुई है उसके आगे का पार्ट में दिया हुआ है गागर में सागर, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों में आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो इसका है कोन्नामेरा पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कोन्नामेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो मद्रास चेन्नई में है, ये कब बनी तो आप याद रखिएगा, ये बनी 1890 में। अब दोस्तों बात करेंगे कोन्नामेरा पब्लिक लाइब्रेरी की, तो ये भारत का एक डेपोसेटरी लाइब्रेरी है। भारत का एक क्या है, भारत का एक डेपोसेटरी लाइब्रेरी है, यानी भारत में प्रकाशित जितने भी प्रकाशक हैं उन प्रकाशकों की एक प्रति डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट 1954 के तहत ये भारत में मंगवाने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। दोस्तों छोटी छोटी बात आएगी कि कोन्नामेरा का नाम किसके नाम पर किया गया, तो कोन्नामेरा का नाम वहाँ के गवर्नर के नाम पे किया गया, यानी चेन्नई के गवर्नर या मद्रास के गवर्नर जो थे वो कोन्नामेरा थे, और उन्हीं के नाम पर किसका नामकरण किया गया, कोन्नामेरा पब्लिक लाइब्रेरी का किया गया। दोस्तों आप इसका विकिपीडिया देखेंगे कोन्नामेरा का, तो इसमें आपको विकिपीडिया में पाएंगे कि इसकी स्थापना जो 1890 दिखा रखी है, ये वहाँ पर 1896 में दिखाई जाएगी। तो आप यूँ समझिएगा कि विकिपीडिया में इसकी जो चीज़ दिखाई जा रही है ना, इसको स्थापना तो 1890 में की गई थी, लेकिन इसने पूर्णतः क्रियान्वित यानी कार्य करना प्रारंभ जो है वो 1896 में किया था। तो आपका जहाँ डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। साथ ही बात करेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की, राजस्थान राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल सन 2006 को राजस्थान में क्या पारित किया गया, राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है क्या, तो पहले अपन ने बात की है निःशुल्क व सार्वजनिक कोष से पुस्तकालयों को क्या करना, संचालित करना या उनके विकास को स्थायित्व प्रदान करना, उसके लिए क्या है, पुस्तकालय अधिनियम की अत्यंत आवश्यकता है। और बात करें भारत में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम, तो भारत में सन 1948 में सबसे पहले मद्रास राज्य में क्या हो गया था, ये लागू हो गया था। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। सन 1930 में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस में डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने एक आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में क्या लागू हुए भाई, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुए। और भी बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है RRRLF जो है वो उसका भी मुख्य ध्येय है कि वो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो विभिन्न राज्यों में लागू करवाए और उनको क्या करे, प्रोत्साहित करे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे का प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर सन 1946 को की गई। दोस्तों कुछ जगह लिखा आएगा इसका गठन, तो आप गठन जरूर याद रखिएगा, गठन इसका 1945 में हो गया था, लेकिन स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना कब हो गई थी, तो वो आप याद रखेंगे, स्थापना 4 नवंबर सन 1946 को हो गई थी। यूनेस्को बड़ा टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारी बातें आएंगी। यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजोले जो है वो यूनेस्को की क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। कहाँ इसका मुख्यालय है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और आंद्रे अजोले भी कहाँ के रहने वाली हैं, तो पेरिस फ्रांस की रहने वाली हैं। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि यूनेस्को की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आगे का प्रश्न बनेगा, आगे अपना क्वेश्चन है कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में है, पटना बिहार में स्थित है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना बिहार में स्थित है, इसकी कहाँ स्थित है, तो पहली बात तो सीधा प्रश्न बन जाएगा कि कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे कि यह पटना बिहार में स्थित है। साथ ही बात करें दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है वो 29 अक्टूबर सन 1891 को 29 अक्टूबर सन 1891 को खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा, खान बहादुर खुदाबख्श नाम के व्यक्ति द्वारा, खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। इसको स्थापना करने में खान बहादुर खुदाबख्श के जो पिता हैं मौलवी मोहम्मद, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपने पुत्र को लगभग 1400 पांडुलिपियाँ
उपहार स्वरूप क्या थी, उन्होंने भेंट की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी क्या हो सकी भाई, स्थापना हो सकी। बात करेंगे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन। तो आप याद रखेंगे भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन जो है वो बड़ौदा गुजरात से शुरू हुआ था। यहाँ भी बात करें तो सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों पहले के वीडियो में बताया भी गया है, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड का जन्म सन 1836 में और ये शासक बन गए थे 1875 में और इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1939 में। W.A. बोर्डन जो कि मेलविन डेवी का शिष्य था, उनके प्रयास से क्या हुई, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का शुभारंभ हुआ। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न है शोध गंगा क्या है। तो शोध गंगा एथीसिस है, ये भी आप याद रखेंगे। एथीसिस के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों। शोध गंगा किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इनफिलिपनेट। सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या भाई, इनफिलिपनेट है क्या, तो ये है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों कब बनता है, तो आप याद रखिएगा ये बनता है मार्च 1991 में ये बनता है और ये प्रमुख कार्यक्रम चलाता है, जिनमें प्रमुख कार्यक्रमों में अगर बात करें तो शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। प्लानर है, कैलिबर है, विद्वान है। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है दोस्तों ये किसके हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं ये इनफिलिपनेट के हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, इनमें से एक छोटा सा प्रोग्राम है दोस्तों, वो है शोध गंगा। वो किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ई थीसिस। अब ई थीसिस क्या है, देखो जो भी पीएचडी या एमफिल जो भी वर्क होता है, पीएचडी या फिर एमफिल के दौरान जब भी शोधार्थी जो है वो शोध से संबंधित थीसिस सबमिट करते हैं, उस थीसिस को संपूर्ण भारत के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की थीसिस और डिजर्टेशन जो है उनको ऑनलाइन स्वरूप में उपलब्ध करवाना ही क्या है भाई, ई थीसिस है। जो कौन उपलब्ध करवाता है, शोध गंगा उपलब्ध करवाती है। किसका प्रोग्राम है शोध गंगा, तो आप याद रखेंगे इनफिलिपनेट का। और इनफिलिपनेट के पिता कौन है, तो वो भी आप याद रखिएगा, इनफिलिपनेट के पिता कौन है दोस्तों, वो यूजीसी है। बात करेंगे दोस्तों आगे वाला प्रश्न, आगे है कि सबके लिए पुस्तकें किस सूत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से सबके लिए पुस्तकें जो है वो प्रथम सूत्र की जगह आप कर लीजिएगा द्वितीय सूत्र। यानी यहाँ से हमने जो पहले यूट्यूब पे करेक्शन करवाया था तो वहाँ देखा होगा, जिनकी किताब में प्रथम सूत्र लिखा हुआ है वो इसके स्थान पे द्वितीय सूत्र कर लीजिएगा। यानी सबके लिए पुस्तकें। अब सबके लिए चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, या कोई भी किसी भी पैसे से जुड़ा हुआ हो, उन सब के लिए पुस्तकें अरेंज करवाना या उपलब्ध करवाना किस सूत्र को प्रदर्शित करता है, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो कौन से सूत्र को प्रदर्शित करता है, वो द्वितीय सूत्र को प्रदर्शित करता है। बात करेंगे दोस्तों आगे क्वेश्चन की, तो आगे क्वेश्चन बनेगा अपना कि इनफिलिपनेट 1991 की स्थापना कहाँ की गई, तो आपको याद रखना है गुजरात। कब स्थापना की गई, तो वो भी आप याद रखेंगे, मार्च 1991 को इसकी स्थापना की गई। और मुख्यालय कहाँ है, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो है गुजरात विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय क्या है, वर्तमान में स्थित है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आगे का क्वेश्चन की पुस्तकालय सलाहकार समिति सन 1958 के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके अगर कहीं दिमाग में आ रहा है कि सर ये समिति तो 57 में बनी थी, तो आपको याद रखना है ये 58 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 58 में क्या करती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसको पुस्तकालय सलाहकार समिति के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय सलाहकार समिति के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। यानी इसको लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी या केपी सिन्हा समिति आदि नाम इसको दिए गए हैं। पुस्तकालय सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति, ये सारे इसी के नाम हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना सन 1800 में। और क्या है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, यानी अमेरिका का क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, उसी का नाम क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट प्रकार का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में आप खूब सारी जानकारी इकट्ठी करें। हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के क्या है, जरूर एग्जाम में क्या है, पूछे गए हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन, तो आगे वाला क्वेश्चन बनेगा अपना
लगभग 20 प्रश्नों की आज पहला एक्सपेरिमेंट है, इसलिए 20 की बात करें। आने वाले दिनों में यहाँ से अपन 50 भी लेंगे। तो आगे वाला प्रश्न बनता है, वर्ष 2009 में किस राज्य में पुस्तकालय एक्ट पारित किया गया? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तकालय एक्ट जो पारित किया गया वो अरुणाचल प्रदेश में। अब तक भारत के 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। और जो अंतिम की बात करें, जो नवीनतम राज्य है जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया, वो सन 2009 का क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सन 2009 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम क्या हो गया था, पारित हो गया था। बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप बता सकते हैं हमें कमेंट डाल के कि अरुणाचल प्रदेश में एक विशिष्ट बात है। विशिष्ट बात तो उसके लिए आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष उपक्रम है, या शिक्षा विभाग में पुस्तकालय को एक कोई विशिष्ट प्रकार का प्रकोष्ठ बनाया गया है, या अन्य कोई विशेष प्रकार की चीज़ इस राज्य में हुई है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन के आगे वाला बनता है कि डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट में पत्रिकाओं को कब शामिल किया गया? तो पहले तो आप याद रखेंगे डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट है क्या। तो ये डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट 1954 में बना था दोस्तों। इसका हिंदी में बड़ा ही कठिन नाम है, हिंदी में है ये पुस्तक वितरण अधिनियम। कब बना? तो 1954 में बना। क्या विशेषाधिकार देता है? तो ये विशेषाधिकार देता है कि सन 1954 में विशेषाधिकार देता है कि भारत में प्रकाशित कोई भी प्रकाशक जो है वो अपनी 4 प्रतियां भारत के प्रत्येक 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरीज में क्या करेगा, भेजने का कार्य करेगा, जिसकी अधिकतम समय सीमा जो है वो 30 दिवस निर्धारित की गई। 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट के तहत अपनी 4 प्रतियां 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा कोनामेरा, एशियाटिक सोसाइटी और बात करें तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इन चारों में क्या करेगा, वो भेजने का कार्य करेगा। यानी 4 डेपोजिटरी है और चारों डेपोजिटरीज में वो भेजने का क्या करेगा भाई, वो कार्य करेगा। इसकी अधिकतम समय सीमा कितने दिन है? तो 30 दिवस जो है वो निर्धारित की गई। अब यहाँ पर शामिल है दोस्तों, यहाँ भी देखो बात करें तो आप एक तो छोटा सा विवरण ये भी याद रखेंगे कि जब डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट बना था तब कितने डेपोजिटरी थे? तो आप याद रखेंगे 3 थे। और चौथा जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया वो कब बनाया गया? तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्या कर देंगे, हमें बता देंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स का बार बार जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे आपकी तैयारी होती रहे, आपको भी पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ या मेरे जो पढ़ाया गया है वो कितना याद रहता है। वो सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों आगे वाला प्रश्न के, ये प्रश्न जो बनता था वो तो अपन ने जिक्र ही नहीं किया और सारी बातें अपन ने कर दी कि डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट में पत्र पत्रिकाओं को कब शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा सन 1956 में पत्र पत्रिकाओं को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। या प्रश्न कर ले कि डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट में कब संशोधन हुआ, तो आप याद रखेंगे सन 1956 में उसमें क्या हुआ था दोस्तों, संशोधन हुआ था। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 13 की भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरुआत कब हुई। तो आप याद रखेंगे भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा सन 1910-11 से शुरू हुई थी। आप यहाँ से 10 और 11 दोनों को याद रखेंगे दोस्तों। 10 में महत्वपूर्ण कार्य हो गए थे और 11 में क्या हो गया था, अपने यहाँ पर एक संघ था जिसका नाम था BLA यानी बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये बन गया था दोस्तों। 10-11 का विवरण आप याद रखेंगे, सारी जगह जहाँ BLA का नाम आएगा वहाँ भी आप 10-11 को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और WA बोर्डन की विशिष्ट भूमिका याद रखेंगे दोस्तों। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में पायोनियर की उपाधि जिसको प्राप्त है वो WA बोर्डन है यानी विलियम अलेंसन बोर्डन है, और इनकी विशिष्ट भूमिका है भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरू करने में। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न बनता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है। अब देखो यहाँ से विकास से संबंधित है तो बात करेंगे 5वें सूत्र की। अब ये विकास देखो यहाँ पर कौन से विकास, जैसे बाल विकास और वयस्क विकास को क्या करता है, इंडिकेट करता है। या यूँ समझ लो कि जो नई सामग्रियों को ग्रहण कर रहा है और पुरानियों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। या आप यहाँ से ले सकते हो वीडिंग आउट या ले सकते हो पुस्तक विदाई। ये सारे पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को प्रदर्शित करते हैं, तो वो आप याद रखिएगा, ये 5वें सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। और 5वां सूत्र है क्या दोस्तों, तो वो है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, जिसका विवरण अपन ने पहले के वीडियो में किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अपना जो नॉलेज है उसको भी आप इम्प्रूव करें, उसके लिए आप अन्य पुस्तकों का भी सहारा लें। दोस्तों परिपूर्ण कोई नहीं है, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ। अगर कहीं जैसे बहुत सारे दोस्तों के विचार भी आते हैं, 2-4 आलोचक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, आलोचना होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आलोचना होगा तभी अपने में क्या होगा, सुधार हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परिपूर्ण कोई नहीं है, फिर भी अगर आप जितना इसमें आप प्रयास
अभ्यास करते हैं, जितना आप अभ्यास करते हैं उतना ही लाइब्रेरी का नॉलेज जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डेवलप हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों आगे वाला प्रश्न, तो आगे का प्रश्न बनेगा कि किस आयोग ने देश भर में पुस्तकालयों की मांग की थी। तो आप याद रखिएगा, पुस्तकालयों की मांग करने वाला आयोग तो वो है कौन सा आयोग भाई, कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग विशिष्ट है दोस्तों 1964 में अगर बात करें तो डीएस कोठारी या दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में क्या किया गया, यह आयोग गठित किया गया। पुस्तकालय के विकास में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों। 6 से लेकर 10% तक का बजट, 6 से लेकर 10% तक बजट देने का प्रावधान कौन करता है भाई, कोठारी आयोग करता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे वाला प्रश्न, तो आगे वाला प्रश्न बनेगा कि किस योजना के तहत नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। तो आप बता सकते हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, पहले तो देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना, देखो आप 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से कब तक है, 2012 तक है। तो 2007 से 2012 का विवरण देखो। उसके बाद में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज कब शुरू किया गया वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या करेंगे, बताएंगे। दोस्तों इसका अंग्रेजी में करो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी में करो तो ये बन जाएगा NM, फिर NML, और NML से बारे में बात करोगे तो विशिष्ट कई सारी चीज़ें क्या हैं बाहर आएंगी। साथ ही यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं वो आया हुआ है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का गठन कब किया गया और इसका गठन कितने वर्ष के दौरान किया जाता है। तो ये खूब सारी बातें आप अन्य किताबों का सहारा लेंगे और कमेंट भी करेंगे, साथ ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय, यानी राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय, ये राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय जो कलकत्ता है उसकी बात कर रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की बात करता है। तो यहाँ से अभी आप उत्तर ध्यान रखेंगे, ये है 6वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ भी आप विशिष्ट चीज़ें हैं, खूब सारी चीज़ें आपको हमने अपने चैनल्स के माध्यम से सिखाई है, तो आप और चीज़ें भी आप यहाँ से क्या करते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों आप विवरण याद रखेंगे कि अब तक भारत में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें से एक पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसका टाइम ड्यूरेशन केवल 4 वर्ष निर्धारित था। तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी और कब से कब तक हुई वो भी ध्यान रखेंगे। साथ ही 6वीं पंचवर्षीय योजना का स्वरूप जो है उसको भी आप थोड़ा सा जरूर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों कि वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की स्थापना कब की गई। तो आप याद रखेंगे वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की स्थापना सन 1964 में वीकेवी राव की अध्यक्षता में क्या किया गया था, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो आप 1964 को टाइम ड्यूरेशन में बांटो दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो टाइम ड्यूरेशन बांटो तो 1951 से शुरू होता है, 51 से 56, फिर बात करें दोस्तों तो 56 से 61, और उसके बाद में बात करें तो आप ले लो 61 से लेकर 66 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन आ जाएगा, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज शामिल हो जाएगी। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न बनेगा कि विलियम एलेनसन बोर्डन किस देश से आए। तो आप याद रखिएगा अमेरिका। दोस्तों बहुत सारी बातें कर चुके हैं विलियम एलेनसन बोर्डन की, कच्चा चिट्ठा डाला था उसमें भी खूब सारी बातें अपने शामिल की थी। साथ ही और भी आगे अपन खूब सारी बातें इसकी कर चुके हैं। तो आगे वाला प्रश्न ले लेते हैं। आगे वाला प्रश्न है कि राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम का कौन सा अध्याय वित्त से संबंधित है। तो दोस्तों ये पहली बात तो अपन राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम की बात कर लेते हैं। 24 अप्रैल सन 2006 को क्या किया गया था, बनाया गया था। और कौन सा अध्याय किससे संबंधित है, तो वित्त से संबंधित कौन सा अध्याय है, तो 5वां है। दोस्तों आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, 4 पन्नों का लगभग PDF है जो आप राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की वेबसाइट पर जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे हमें कि इस राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम में कुल कितने इसके अंदर अनुच्छेद हैं या इसके अंदर कितने अध्याय हैं, और जो अध्याय है वो कौन सा किससे संबंधित है वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी आपको ये तलाश करना है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। जैसे 5वां अध्याय वित्त से संबंधित है तो अन्य अध्याय भी किससे संबंधित हैं क्या, तो वो जिक्र आप यहाँ से जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे
आगे लिखा हुआ है कि किस राज्य में उपज कर लगाने का प्रावधान है, तो आप याद रखेंगे उपज कर का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और साथ ही बात करें दोस्तों इसके अलावा तो केरल राज्य में, यानी 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और केरल राज्य में क्या लगा है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत उपज कर लेने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अपन याद रखेंगे तमिलनाडु 10%, आंध्र प्रदेश 8%, साथ ही कर्नाटका 6% और हरियाणा और केरल की बात करें दोस्तों तो केरल 5 और हरियाणा 2%। और गोवा की अगर बात करें दोस्तों तो गोवा से क्या कर दिया गया है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत उपज कर जो है वो क्या कर दिया गया है भाई, हटा दिया है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न बनेगा कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया, या लिखा आएगा कि इसको खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में स्थित है, इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा इसे कब दिया गया, तो वो भी आप याद रखेंगे सन 1969 में। सन 1969 में इसको क्या दे दिया गया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया था। बात करेंगे दोस्तों, आगे वाला प्रश्न लिखा है कि तालुका पुस्तकालय है, ये प्रश्न का विवरण दोस्तों साधारण है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना नहीं है, सीधा सा उत्तर आप याद रखेंगे पश्चिम में है। इसके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे है कि पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों आशा जॉन डिकिंसन। अब कुछ जगह लिखा हुआ रहेगा कि आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा लिखी गई पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो है ये भारत में प्रकाशित प्रथम पुस्तिका या प्रथम पत्रिका मानी जाती है। दोस्तों लिखा रहेगा कि 1913 में क्या हो गई थी, प्रकाशित हो गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय में थे आशा जॉन डिकिंसन और मेलविन डेवी के क्या थे भाई, शिष्य थे। भारत में दूसरा पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान स्थापित करने का कार्य कौन करते हैं, तो दूसरा संस्थान स्थापित करने का कार्य आशा जॉन डिकिंसन करते हैं। दोस्तों 25 प्रश्नों का विवरण आज अपन ने लिया है, आगे की क्लास में और भी यहाँ से प्रश्न लेंगे, अपन शामिल करेंगे कि कौन सा प्रश्न किस माध्यम से आएगा या किस तरीके से आएगा। तो आज 25 का अपन ने एक्सपेरिमेंट किया है, आने वाले वीडियो में 2-4 और डालेंगे। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया गया है जो आपको पसंद आएगा। आने वाले दिनों में इसमें और अच्छा ऐड करने की कोशिश करेंगे, बुक डिस्क्रिप्शन को इसी माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों ये वेब सीरीज का पार्ट नहीं है, वेब सीरीज आपको बोर्ड पे बताएंगे और बाकायदा अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ सच में लाइब्रेरी में ये मैटर भी पढ़े, तो वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख रहे हैं वो बड़ी फ़ख्र की बात है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और परिवार का रखिए, मुस्कुराते रहिए। दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।